हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है नॉलेज टीवी देसी ताऊ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा कंप्यूटर स्पेशल बैच जो है वो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के ऊपर चल रहा है। तो लास्ट हमारा कल का जो दिन था वो लास्ट डे था आपकी पेमेंट करने का, जिसमें आपको 298 रुपीज़ का ऑफ़र दिया था 3 दिन के लिए। लेकिन अब उस ऑफ़र को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। अभी भी आप लोगों के पास आज का और कल का दिन है। आज का और कल का दिन है आप लोगों के पास। आप लोग अभी भी 298 रुपीज़ में इस बैच को बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसका कारण है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो लास्ट टाइम पर पेमेंट करने की कोशिश कर रहे थे और टेक्निकल ग्लिच आ गया फिर, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की पेमेंट रुक गई या कुछ की पेमेंट हो गई, उनको वो इनरोल नहीं कर पा रहे थे। तो काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो फिर केटीडीटी प्लेटफॉर्म ने सोचा कि क्यों ना 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि आराम से आप लोगों को टाइम मिल जाए। और 2 दिन एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसलिए फ़ीस भी वही सेम रखी है, 298 रुपीज़ ही रखी है। ठीक है जी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। तो अभी भी आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, संघर्ष बैच के अंदर 298 रुपीज़ में, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी डेली, चैप्टर वाइज थ्योरी होगी, एमसीक्यूज़ होंगे। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, एचएसएससी, दिल्ली पुलिस, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट मिलेगा। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। और लास्ट 2 डेज़ और हैं आप लोगों के पास, आज का दिन है, कल का दिन है। 298 में इनरोल कर लीजिए। अब बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। चलो स्टार्ट करें क्लास आज की। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों कंप्यूटर्स की जनरेशन के बारे में। टॉपिक जो हमारा था वो था हमारे कंप्यूटर की जनरेशन्स, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। पीढ़ियों में हमने दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ लिया था। पहली जनरेशन के अंदर कौन से कंप्यूटर्स थे, पहली जनरेशन के अंदर स्टोरेज हमारी कैसे काम करती थी, पहली जनरेशन के अंदर मेमोरी के लिए हम क्या यूज़ करते थे, और किस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे पास पहली जनरेशन में थी, क्या डेट हमारी थी, असेंबली लैंग्वेज किसने डेवलप करी थी। ये सारी बातें हम पहली क्लास में कर चुके हैं, फर्स्ट जनरेशन में कर चुके हैं। अब फर्स्ट जनरेशन में जिस वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में हमने बात किया था, हमने बात किया था कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करके हम क्या करते थे, उन कंप्यूटर्स के अंदर अपने डेटा के ऊपर काम किया करते थे। अब इन्हीं वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर आविष्कार हुआ या फिर यूज़ होने लगे क्या, हमारे सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स का हम यूज़ करने लगे। तो सेकेंड जनरेशन में हम किसका प्रयोग करने लगे, ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग करने लगे। टर्स कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, किसी तरीके से लिख लीजिए। सेकेंड जनरेशन के अंदर हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसका यूज़ करने लगे, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करने लगे। अब जैसा हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो साइज़ होता था वो बहुत बड़ा होता था। कंप्यूटर्स का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा था, रूम के साइज़ के कंप्यूटर्स हमारे होते थे। वहीं पर सेकेंड जनरेशन में जो हमारा साइज़ आ गया वो थोड़ा सा कम हो गया। फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे थे। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर्स अब कम हीट जनरेट करने लगे। इसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर्स जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम कर रहे थे। सेकेंड जनरेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई वो थोड़ी सी क्या हुई, हमारी कम हुई। तो ये हमारे मेन पॉइंट जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हमने किया, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हमने किया, ठीक है, जो साइज़ में भी छोटे होते थे, जो इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेते थे और आपकी हीट जनरेशन भी ये कम करते थे। साथ ही साथ इनका साइज छोटा हो गया था तो ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास, जो हम फर्स्ट जनरेशन के अंदर सॉफ्टवेयर बनाते थे, कल हमने देखा था कि हम सॉफ्टवेयर बनाते थे, उसके अंदर स्टोरेज का यूज़ भी हम करते थे। ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम या तो लो लैंग्वेज का यूज़ करते थे, ये हमने देखा था कल, या फिर हम मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जिसको हम उच्च स्तरीय भाषा भी कहते हैं।
हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जिसको आसानी से समझा जा सके, जो आसानी से समझ में आ जाए, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ का प्रयोग हो, इंग्लिश भाषा का प्रयोग हो जिस लैंग्वेज के अंदर, वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। आसानी से समझ में आती है, आसानी से सीखी जा सकती है और आसानी से इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके आसानी से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना पाएंगे वो भी कितने बना पाएंगे, ज़्यादा बना पाएंगे। जिस भाषा को हम समझने में देर करेंगे, जिस भाषा को समझने में दिक्कत आएगी, उस भाषा में हम कोड करने में भी हमें परेशानी होगी, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो भाषा हम समझ आसानी से जाएंगे, जो इंग्लिश भाषा की तरह होगी, जिसके अंदर हम चाहे आपके वेरिएबल्स, मेनली हमारे पास सभी जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कीवर्ड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब हम इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। और एक होता है आपकी कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसकी डिक्शनरी होती है, एक डिक्शनरी बोल लीजिए, या फिर उसकी क्या होती है, एक लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी के अंदर उस भाषा से जुड़े हुए सारे के सारे शब्द, सारे के सारे कीवर्ड, सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। इन टर्म्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है अभी, जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब हम इनके बारे में सीखेंगे। तो हम आसानी से इन चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं, बेसिकली ये बात हमारी यहाँ पर कही गई है। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ तो करते थे हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, लेकिन सेकंड जनरेशन में भी हम किसका यूज़ करते थे कोड करने के लिए, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। असेंबली भाषा का प्रयोग करते थे हम कोड करने के लिए, अपने कोड लिखने के लिए। और असेंबली भाषा में हमने कल भी देखा था, असेंबली भाषा में हम किसका यूज़ करते हैं, निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। और निमोनिक्स मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पर हम अल्फ़ाबेट का यूज़ भी करते हैं, जहां पर हम 1 2 3 4 नंबर्स का यूज़ भी करते हैं, उनको हम कहते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स कहते हैं जहां पर हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो निमोनिक्स कोड होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है, जो भी कोड हम लिखते हैं ना दोस्तों, उसको आसान बनाने के लिए हम निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। तो सेकंड जनरेशन में भी हम किसका यूज़ करते थे, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। किस पर्पज़ के लिए करते थे, कोड करने के लिए करते थे। हेलो रवि मुंडे, वेरी गुड इवनिंग। संजू चौधरी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। ये मैं लिखना भूल गया था, पहली जनरेशन 55 पर खत्म हुई थी, दूसरी जनरेशन 55 से स्टार्ट होती है और 64 तक जाती है। कभी भी कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अंदर किसी भी एग्जाम में ये डेट नहीं पूछी जाती हैं, क्योंकि ये डेट जो है ये मानी गई डेट होती हैं, कि मान लिया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स तब तक थे जब तक ये चीज़ थी। जब ये चीज़ उस ईयर में इंट्रोड्यूस हो गई तो पहली जनरेशन पीछे चली गई, अब सेकंड जनरेशन शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको रटना नहीं है, इन डेट्स को याद नहीं करना है। ये बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा उस टाइम पीरियड में 42 वाले टाइम पीरियड में ऐसी चीज़ें थी, फिर 55 से 64 वाले टाइम पीरियड में ट्रांजिस्टर्स आ गए, ऐसी चीज़ें आ गई। तो इन चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है, डेट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। समझने की कोशिश करो कि पहली जनरेशन जो थी, जब पहली पीढ़ी जो थी, उस टाइम पर रिसोर्सिस की कमी होती थी, ज्ञान की कमी होती थी, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की कमी होती थी। हमें पहले पहले हमने कोई नई चीज़ बनानी शुरू करी थी तो हमने बहुत बड़े साइज़ की बना दी, बहुत बड़े साइज़ की बनाई तो उसने बिजली की खपत ज़्यादा हमारी आती थी, वो हीट बहुत जल्दी हो जाती थी, आउटपुट हमें अच्छा नहीं मिलता था। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो स्टोरेज का हम यूज़ करते थे, वहाँ पर पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप का हम यूज़ करते थे, तो आउटपुट हमें अच्छा नहीं मिल रहा था। धीरे 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 जब इंसान ने उस पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स को प्रयोग किया कई सालों तक, तो उसे समझ में आया कि अच्छा अब हमें इन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। तो उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करना बंद कर दिया और फिर उन्होंने किसका आविष्कार किया, ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार किया, और फिर उन्होंने ट्रांजिस्टर्स को प्रयोग करना शुरू कर दिया। फिर उनको दिखा कि अच्छा ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं तो साइज भी कम बनता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती है, स्पेस भी कम यूज़ होती है, हीट भी कम जनरेट होती है। फिर उनको लगा कि लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है कोड करने में, सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो क्यों ना एक नई भाषा को बनाया जाए। वहाँ पर फिर वो हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करने लगे अपने सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए। क्लियर है बात?
इस तरीके से रिलेट करके चलना है आप लोगों को। टारगेट हरियाणा सीईटी, वेरी गुड इवनिंग। मंजू कुमारी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है जी। अब यहां पर भी सेकंड जनरेशन में भी अगर बात करें स्टोरेज के लिए, तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, चुंबकीय भंडारण उपकरणों का प्रयोग होता था। किस चीज के लिए दोस्तों? सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग होता था। साथ ही मैग्नेटिक टेप का भी यूज होता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरी पीढ़ी के अंदर हमने किन चीजों का यूज करना बंद कर दिया था? पंच कार्ड्स का यूज करना बंद कर दिया था। जो मैंने बताया था, कार्ड, कागज के ऊपर पंच करके जो हमारा इनपुट दिया जाता था, उसको हमने छोड़ दिया था। अब हम भंडारण के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते थे, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क का यूज करते थे और मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया करते थे सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारी स्टोरेज करने के लिए। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप वगैरह का हम यूज किया करते थे। ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे दो चीजों में हमें फायदा हुआ। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिवाइसेस का यूज करने से हमें दो चीजों में फायदा हुआ। एक, हम मैक्सिमम क्या कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए? स्टोरेज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा भंडारण कर पाए, और साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी क्या हुई? स्पीड भी ज्यादा हो गई। कुछ स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज ये पीडीएफ भी जो आपका सीईटी का, जो आपका केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है, वहां पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बट कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर स्क्रीनशॉट लेना है, हमें खुद के नोट्स बनाने हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलें आगे। चलो, अभी भी हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? सेकंड जनरेशन की ही बात कर रहे हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की ही हम बात कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने देखा था कि 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा स्पीड होती थी हमारी। हमारा जो प्रोसेसर होता था उसकी काम करने की गति 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा वो काम करने में लगाता था। सेकेंड जनरेशन में अगर ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ है तो हमारे कंप्यूटर्स की काम करने की क्षमता में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। हमारे कंप्यूटर्स काम करने में ज्यादा सक्षम होंगे। क्या होंगे? ज्यादा सक्षम होंगे। तो यहां पर हमने जो स्पीड हमारी होती थी वो माइक्रो सेकंड में स्पीड होती थी, याद रख लेना। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर आउटपुट की स्पीड क्या होती थी, प्रोसेस करने की स्पीड क्या होती थी? तो यहां पर माइक्रो सेकंड का हम यूज करते थे। ठीक है, 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा, 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा या 10 की पावर -6, और 10 लाख के अंदर कितना होता है? 10 लाख के अंदर होता है 1 मिलियन। 10 लाख के अंदर कितना होता है? 1 मिलियन होता है। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, 1/10 लाख लिखा हुआ आ जाए, 1/1 मिलियन लिखा हुआ आ जाए, 10 की पावर -6 आ जाए, या फिर माइक्रो सेकंड जिसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है या ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ये किसकी स्पीड होती थी? ये हमारी प्रोसेसिंग स्पीड होती थी। जिस गति से हम हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करते थे, प्रोसेस करते थे, उसकी हमारी स्पीड होती थी 1 माइक्रो सेकंड का 1 मिलियनवा या 10 लाखवां हिस्सा, जिसको हम 10 की पावर -6 सेकंड भी बोल सकते हैं। राजीव कुमार, नमस्ते भाई। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट पॉइंट होता है कि सेकेंड जनरेशन के अंदर हम किस चीज का प्रयोग करते थे दोस्तों? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते थे। और साथ ही साथ क्लास को शेयर करते रहो भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे, ये क्लास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट, वो भी मिनिमल प्राइस के ऊपर मिल सके। इसमें आप लोगों का योगदान बहुत ज़रूरी है। आप ही लोग होते हो जो किसी टीचर को आगे बढ़ाते हो, आप ही लोग होते हो जो किसी टीचर को पीछे ही रख देते हो। हौसला या इंकरेजमेंट जो होता है वो टीचर को स्टूडेंट्स ही देते हैं। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखकर जो स्टूडेंट समझता है कि हाँ ये कंटेंट और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए और ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला होना चाहिए, तो उसमें आपका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता है, ठीक है, कुछ और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है, कुछ और ज़्यादा कंटेंट कराने का मन करता है, और अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके और ज़्यादा आप लोगों को देने का मन करता है। लेकिन जब आप लोग ही शेयर नहीं करते हैं, आप लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मोरल टीचर का भी डाउन हो जाता है। वो भी सोचता है कि फिर मैं भी इतनी ही मेहनत करूं जितनी उनको ज़रूरत है, मैं भी ऊपर ऊपर से बातें बता के अपना टाइम निकाल जाऊंगा, और फिर चलो मेरा भाई, किसको क्या पता चलेगा। लेकिन मेरा वो नेचर नहीं है दोस्तों, ठीक है। केटीईटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब मैं आया तो मुझे यही बात बोली गई थी, और यही मेरा सिद्धांत भी हमेशा से रहा है। जो स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं उनको भी पता है कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट इज़ द की टू सक्सेस। अगर सक्सेस चाहिए तो क्वालिटी का पढ़ना भी पड़ेगा और क्वालिटी देनी भी पड़ेगी। हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक चल रहा होगा वहां पर इसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई ए आदमी है, ठीक है, और एक बी आदमी है, ये दो आदमी हैं, इन दोनों को कोई काम करवाना है, ठीक है। पुराने टाइम पे कंप्यूटर कम हुआ करते थे, तो मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग है जिसके अंदर एक कंप्यूटर है, और इस एक कंप्यूटर के साथ एक ऑपरेटर भाई साहब इस कुर्सी के ऊपर ऐसे बैठे हैं और काम करते हैं पट पट पट। अगर किसी को कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम करवाना है तो उनको जाके इस ऑपरेटर को वो काम देना पड़ेगा, तभी वो काम होगा, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर उस टाइम पर नहीं आए थे। पीसी जिसको आप बोलते हो वो उस टाइम पर नहीं थे, वो आज हैं, पहले नहीं होते थे। तो ये क्या करते थे, ये अपना जो भी इनका इनपुट होता था ना दोस्तों, उस इनपुट को ये क्या करते थे, ये पंच कार्ड्स का यूज करते थे, मैग्नेटिक टेप्स का यूज करते थे, और उसके ऊपर ये अपना इनपुट दे दिया करते थे, ठीक है। उस इनपुट को लेकर ये जाते थे ऑपरेटर भाई साहब के पास, ऑपरेटर जी हमारा ये काम कर दो कंप्यूटर से। ऑपरेटर बोलता था ठीक है जी, आपका इनपुट जो है वो यहाँ पे रख जाओ, मैं बाद में कर दूंगा। तो ये जो ऑपरेटर होता था ये उस इनपुट को अलग अलग बैच में डिवाइड कर देता था, एक बैच, दो बैच, तीन बैच, और उसी क्रम में ये कंप्यूटर के अंदर उन इनपुट्स को डाल देता था, और एक एक करके वो इनपुट जो थे वो एग्जीक्यूट होते थे, और फिर एक एक करके ये आते थे और अपना आउटपुट ले जाते थे। ये छोटी सी कहानी मैंने बता दी है, अंदाजा आ जाएगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरीके से काम होता है। इनपुट को, कार्य को छोटे छोटे बैचेज में विभाजित कर दिया जाता है, कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, जो पहले जाएगा वही पहले आएगा। इस क्रम में इनपुट को आउटपुट की तरह हम प्रयोग किया करते थे। क्लियर हुई बात? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किस तरीके से काम करता था ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी है कि यहां पर हम किसका प्रयोग करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते थे। तो हमें पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जिनका हम प्रयोग किया करते थे। तो पहले नंबर पर लिखिए दोस्तों कोबोल, दूसरे नंबर पर लिखिए दोस्तों फोर्ट्रान। ये उस समय की सबसे फेमस हाई लेवल लैंग्वेज होती थी। फोर्ट्रान को बोला जाता है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नाम से ही पता लग रहा है व्यापार के लिए प्रयोग होने वाली जो लैंग्वेज थी वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। बिजनेस ओरिएंटेड का मतलब बिजनेस से जुड़ी हुई भाषा, जिसका यूज हम वाणिज्यिक कार्यों की एप्लीकेशन जैसे सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए किया करते थे। उस भाषा का नाम था कोबोल। और फोर्ट्रन जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस का प्रयोग हम करते थे हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर। साथ साथ कमेंट करके बताते रहो, कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो साथ साथ ना पूछते रहो, ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि आप लोग किस तरीके से क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको दो नाम याद रखने हैं दोस्तों। पहला नाम है जॉन वार्डिन और दूसरा है विलियम शाक्ले। जॉन वार्डिन एंड विलियम शाक्ले, यहां पे लिख देता हूं मैं, जॉन वार्डिन एंड विलियम शाक्ले। ये दो नाम याद रखोगे आप। टाइम पीरियड बता देता हूं 1947, भारत के आजादी का समय, ठीक है। जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले, इन्होंने मिलकर एक जगह का नाम है जिस जगह को हम बेल लैबोरेटरीज के नाम से जानते हैं, बेल लैब्स के नाम से जानते हैं। वहां पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था।
ट्रांजिस्टर का क्या किया था, आविष्कार किया था जॉन वार्डिन विलियम शाकले 1947। ट्रांजिस्टर का इन्होंने क्या किया था दोस्तों, आविष्कार किया था। ठीक है, चलो जी। तो ये बातें हमें सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहला, सेकेंड जनरेशन के अंदर हम किसका यूज करते थे, ट्रांजिस्टर्स का यूज करते थे। साइज कम होता था, हीट कम जनरेट होती थी, इलेक्ट्रिसिटी कम लेते थे। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था, उच्च स्तरीय भाषा जिसको आसान से पढ़ा जा सकता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए हम किसका यूज करते थे, कोड करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे, जिसके अंदर हम निमोनिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1955 से 64 का टाइम पीरियड ये था। इसके बाद हम स्टोरेज के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क वगैरह का यूज़ किया करते थे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कर पाते थे और स्पीड हमारे कंप्यूटर की क्या हुई, अच्छी हुई। इसके बाद बात आया काम करने से ज़्यादा सक्षम हम उसके अंदर हुए। माइक्रो सेकंड के अंदर हमारी स्पीड जो थी 10⁻⁻⁶ सेकंड का 10 लाखवां 1 मिलियनवां हिस्सा माइक्रो सेकंड। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का हम प्रयोग करते थे और हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल और फोर्ट्रान, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और याद रखना है जॉन वार्डिन विलियम शैकले ने मिलकर 1947 में बेल लैबोरेटरीज में ट्रांजिस्टर का क्या किया था, आविष्कार किया था। सेकेंड जनरेशन में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो फटाफट से एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। फिर हम बढ़ रहे हैं हमारी तीसरी पीढ़ी की तरफ, जिसका नाम है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब बात आ जाती है 64 से 75 वाला टाइम पीरियड हमारा आ गया है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1975 वाला टाइम पीरियड आ गया है और फिर 75 के बाद हमारी चौथी आ जाती है जो अभी तक चल रही है। ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब एक बात का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि जब हमने शुरुआत करी फर्स्ट जनरेशन से तो जो जिन चीजों का हमने प्रयोग किया वो धीरे धीरे साइज में छोटी होती जा रही है ना। जैसे जैसे आपकी जनरेशन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जैसे जैसे जनरेशन्स नीचे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं बढ़ता क्रम, यानी कि जनरेशन जैसे जैसे बढ़ रही हैं, साइज हमारा क्या हो रहा है, उपकरणों का जो साइज है, साइज कम होता जा रहा है। जो भी उपकरण हम प्रयोग कर रहे हैं, पहले कमरे का साइज, ट्रांजिस्टर, धीरे 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 साइज भी कम हो रहा है, हीट भी कम जनरेट हो रही है और जगह भी कम यूज हो रही है, आउटपुट ज्यादा आता जा रहा है और आसान होती जा रही हैं चीजें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल युग की तरफ हम जैसे जैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन की बात करें, अब हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है दोस्तों, क्या इंट्रोड्यूस होता है थर्ड जनरेशन के अंदर, इंपॉर्टेंट बात जो है, जो पूछी जाती है, आईसी चिप के बारे में पूछा जाता है। आईसी चिप क्या हुई, इंट्रोड्यूस्ड हुई। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा सर्किट जहां पे बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट किया गया हो, एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट करी गई हो, उसको हम इंटीग्रेट सर्किट कहते हैं। जैसे कि चिप के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को अब एक ही जगह पर यूज करने लगे, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप के ऊपर यूज करने लगे, इसी को हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से जानते हैं। तो जिस चीज के लिए हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज कर रहे थे, उसी के लिए हमने फिर ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया, उसी के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, अब आईसी चिप का यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात यह आती है कि यहां पर दो चीजें याद रखनी है आपको, एसएसआई और एमएसआई। यानी कि क्या मतलब हुआ, एसएसआई का मतलब होता है दोस्तों, आसान है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और एमएसआई का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है सर,
इसका मतलब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया इंटीग्रेटेड होने का मतलब क्या होता है कि एक जगह पर ही कुछ चीजों को लगा देना, उसका मतलब इंटीग्रेट कर दिया है हमने चीजों को। अब आईसी चिप के ऊपर काफी सारे ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट कर दिया तो उसको हमने आईसी चिप बोल दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट बोल दिया। एक चिप है जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगा दिए हैं। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक ऐसी चिप जिसके ऊपर थोड़े ट्रांजिस्टर्स लगाए गए हैं। मान लीजिए एक चिप के ऊपर यहां पर हमने 5 ट्रांजिस्टर्स लगा दिए। मीडियम स्केल का मतलब हो जाएगा हमने एक चिप के ऊपर ही कितने ट्रांजिस्टर्स लगा दिए, हमने 10 ट्रांजिस्टर्स लगा दिए। इसीलिए तो आप चौथी जनरेशन के अंदर पढ़ते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आप लोग आगे जाके पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपकरण का साइज छोटा हो रहा है और उसके ऊपर लगाए जाने वाली चीजें जो हैं वो बड़े लेवल पर बढ़ती हुई जा रही हैं। इसी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड चीजें, इंटीग्रेशन का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन से लेकर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हमें तीसरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर देखने को मिला, जहां पर हमें किस चीज का यूज करना सीखा, हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करना हमने सीखा यहां पर। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों के रजिस्टर्स लगा लो, रजिस्टर्स लगे होते थे। ठीक है, रजिस्टर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है उसको हम रजिस्टर्स के नाम से ही जानते हैं। हम पढ़ेंगे मेमोरी का टॉपिक जब पढ़ेंगे, रजिस्टर्स बहुत टाइप के होते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। चाहे आप हरियाणा पुलिस एसआई लगा लो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल लगा लो, हरियाणा क्लर्क लगा लो, डी ग्रुप लगा लो, हर पेपर में रजिस्टर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर रजिस्टर्स होते थे, इसके ऊपर कैपेसिटर्स लगे होते थे, तो बहुत सारी चीजें जो हैं उनका इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया था हमारे आईसी चिप वाली चीज की वजह से। और ये काफी मजेदार भी था क्योंकि चीजें जो हैं वो बहुत आसान होती जा रही थी हमारे लिए। ठीक है, चलो जी, इसके बाद हम बात करें थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास और क्या क्या आ गया। थर्ड जनरेशन के अंदर अब हमें क्या यूज होने लग गया, हमारे इनपुट डिवाइस, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हमारे पास आ गया इनपुट डिवाइस। आउटपुट के लिए हमारे पास क्या आ गया थर्ड जनरेशन के अंदर, हमारे पास मॉनिटर आ गया आउटपुट के लिए। मेमोरी के लिए हमारे पास क्या आ गया अब थर्ड जनरेशन के अंदर, हमारे पास हमारी रैम आ चुकी है, जिसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं या मोबाइल चलाते हैं, जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं, उस एप्लीकेशन के जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं करंट रनिंग एप्लीकेशन के, वो आपकी रैम के अंदर जाके ही स्टोर होते हैं। यही कारण होता है जब आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस को ओपन कर लेते हैं तो आपका मोबाइल स्लो काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि रैम आपकी फुल यूटिलाइज हो जाती है। और इसी रैम का फुल यूटिलाइजेशन जब हो जाता है, पूरी तरीके से रैम आपकी भर जाती है, फिर अगर आप कोई और प्रोग्राम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी फाइल्स, जितने भी इंस्ट्रक्शन आपके रैम के अंदर थे उनकी कॉपी बनाना शुरू कर देता है। कहाँ पर? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर। और जो कॉपीज वो बनाता है उन्हीं कॉपीज को हम क्या कहते हैं? पेजेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पेजेस कहते हैं। और यही प्रक्रिया जो होती है, इसी के माध्यम से हमें क्या मिलती है? हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल मेमोरी मिलती है। आप सुनते हैं वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? यही होती है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए बनाता है ताकि हम एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स को भी क्या कर सकें? इंस्टॉल कर सकें। क्लियर हुई बात? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, हो गई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब स्पीड हमारी क्या हो गई यहां पर? नैनो सेकंड हो गई। नैनो सेकंड हमें स्पीड लगने लग गई। 10 की पावर -9 सेकंड में हमारा क्या आ गया दोस्तों? प्रोसेसिंग हमारी स्पीड आ गई, आउटपुट मिलने की हमारी स्पीड आ गई। साथ ही साथ यहाँ पर हमें देखा कि यहाँ हमें और क्या नई चीज़ मिली। यहाँ हमें दोस्तों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिला। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिला। सर ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
दोस्तों ये सारी चीज़ें हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होंगे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको मैं इतना डिटेल में कराने वाला हूँ ना कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर काम करता कैसे है। इतना मज़ेदार टॉपिक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फंक्शंस हमें जानने होते हैं। फाइल मैनेजमेंट कैसे करता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है, डिवाइस मैनेजमेंट कैसे करता है, यूटिलिटीज़ कैसे काम करती हैं, समझ रहे हो। बहुत सारी मजेदार चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, सिंगल प्रोग्रामर, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी हैं, देखते रहिए। और इसीलिए कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बेसिकली इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, आईसी के बारे में जिसने इंट्रोड्यूस किया था जैक किल्बी का नाम आप लोग जानते ही हैं। जैक किल्बी के द्वारा बनाई गई थी। ये नॉर्मल सी बातें हैं, ये तो आप लोगों को पता ही हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका थोड़ा सा मतलब मैं बता देता हूं। देखो शेयरिंग का मतलब करना क्या होता है, आप लोग शेयरिंग में रहते हैं, रूम्स वगैरह में रहते हैं। शेयरिंग का मतलब होता है एक ही जगह को हम किसी और के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं, शेयर करते हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसिंग करने का काम होता है वो किसका होता है, सीपीयू का होता है। और सीपीयू को सारी की सारी जो शेड्यूलिंग होती है कि सीपीयू को कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करनी है, कौन सा काम कितनी देर में करना है, ये उसको कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी सीपीयू को टास्क मिले होते हैं ना, उन टास्क के बीच में टाइम को शेयर किया जाता है। पहले टास्क में तेरे को 5 मिनट मिले, भाई मैं कहता हूं आपको 5 मिनट मिले कोई काम करने के लिए, आपने 2 मिनट तक वो काम किया, आप उस काम को बीच में छोड़ के दूसरे काम पर लग गए, तो जो 3 मिनट आपने उस काम पे रोकी हैं, बची हुई हैं, वो 3 मिनट आप इस टास्क को दे दो ताकि इसका टाइम बचे, वो अगले टास्क को दिया जाए। टाइम शेयरिंग होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे सीपीयू जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करता है उसके लिए। समझ रहे हैं बात, ठीक है। ये था हमारा दोस्तों थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत है बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं जी। थर्ड जनरेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आगे बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर की चौथी जनरेशन के बारे में, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जहां पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे दोस्तों पिको सेकंड को, जहां पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को। फटाफट से बताइए तीसरी जनरेशन में किसी का कोई डाउट है, नहीं तो फिर हम आगे चल रहे हैं और चौथी जनरेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जहां पर हम एलएसआई की बात करेंगे, वीएलएसआई की बात करेंगे, पिको सेकंड की बात करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे, मल्टीटास्किंग की बात करेंगे। बताइए जी फटाफट एक बार, सारे स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है। कमेंट में देख रहा हूं आप लोगों की नहीं आ रही हैं अभी तो कमेंट। कविता माही वेरी गुड इवनिंग, ठीक है चलो। एलएसआई और वीएलएसआई दोनों चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। इंटीग्रेशन के बारे में अब दोबारा तो नहीं बताऊंगा मैं क्या होता है, ठीक है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया, स्मॉल और मीडियम से लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया है, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया, यानी कि अब और भी हजारों लाखों की संख्या में आईसी चिप के ऊपर ट्रांजिस्टर्स का मौजूद होना स्टार्ट हो गया था, चिपकाना स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब हो गया पिको सेकंड 10 की पावर -12 सेकंड हमें स्पीड मिलना स्टार्ट हो गई है भाई, बहुत जबरदस्त, ठीक है जी। पीसी पर्सनल कंप्यूटर हमें मिलने स्टार्ट हो गए हैं, खुद को यूज़ करने के लिए जिन कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत होती है वो हमें मिलना स्टार्ट हो गया है। हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी हमें मिलना स्टार्ट हो गई है हमारी चौथी जनरेशन के अंदर। नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा रोल आ गया है, अब हमें हमारे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारे नेटवर्क्स हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमें फोर्थ जनरेशन के अंदर मिलनी स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों। फोर्थ जनरेशन वो जनरेशन है जो हमारी आज के टाइम पे जो जनरेशन चल रही है, जिसके अंदर हम डिजिटल युग की बात करते हैं, डेस्कटॉप की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, वर्कबुक की बात करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करते हैं, जिनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। पिको सेकंड्स में हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताइए फटाफट से
यहाँ तक सिस्टम क्लियर है सारी चीज़ों का। और थर्ड जनरेशन में हमें क्या मिला था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के पास विंडोज़ भी आ गया है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, ठीक है, जो क्या है GUI है। और लिनक्स हमें मिल चुका है, लिनक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल चुका है जो क्या है दोस्तों, CUI है। काफ़ी सारे मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, जिनको इस बात में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। देखो आज मैं वो डाउट आपका क्लियर करता हूँ। अगर ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्यों ना क्लियर कर लें। दोस्तों एक होता है GUI, एक होता है CUI। बहुत ध्यान से समझ लेना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। GUI का मतलब होता है दोस्तों ग्राफिकल, फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसका मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। लो जी, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। देखिए दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है हमारे अभी जो आप लोग सामने स्क्रीन के ऊपर ये जो बोर्ड देख रहे हैं, इसके ऊपर आप लोगों को आइकन, जो आपकी स्क्रीन आपको दिख रही है, डिस्प्ले आपको दिख रही है, उसके ऊपर आपको ये अलग अलग आइकन्स आपको दिख रहे हैं। अलग अलग आइकन, क्या बोलते हैं इनको, आइकन बोलते हैं, दिख रहे हैं। अगर मुझे अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मुझे अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी काम करवाना है तो मुझे किस चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, ग्राफिक्स का यूज करना पड़ेगा, माउस का यूज करना पड़ेगा, कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी चीज को ओपन करना है तो मुझे उसके ऊपर सिर्फ क्या करना है, डबल क्लिक करना है माउस की हेल्प से, और वो चीज मेरे लिए ओपन हो जाएगी। अगर मुझे कहीं पे किसी ड्राइव के अंदर जाके अगर मुझे यहाँ पर कोई भी काम करना है, नया फोल्डर बनाना है, तो मैं बस क्लिक करूंगा और मेरा नया फोल्डर बनके मेरे लिए तैयार हो जाएगा। जहां जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको ग्राफिक्स का यूज हो, जहां पर आपको आइकन्स के माध्यम से, जहां पर आपको क्लिक के माध्यम से आसान इंटरफेस मिले, आपके और कंप्यूटर के बीच में एक आसानी से आप काम कर पाएं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर हम हैं, ग्राफिक्स इसके अंदर है, हमारे और इसके बीच में जो इंटरफेस बन रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो ग्राफिक्स के माध्यम से हो रहा है। इसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। वहीं पर मान लो मुझे अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर कोई भी काम करना पड़े, कोई भी काम करना पड़े, तो मुझे कीबोर्ड की सहायता से कोड लिखने के बाद मुझे उस काम को करना पड़े, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जैसे कि जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए यहां पर मैं टाइप करता हूं आपका CMD, कमांड लाइन हम ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट हम ओपन करते हैं, ये आपका CMD हो गया, ठीक है। इस CMD के अंदर अगर मुझे मान लो, आई होप आप लोगों को ये दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी, इतना तो दिख ही रहा होगा कि ये जो आपके वर्ड हैं, लेटर्स हैं, ये सफेद रंग के लिखे हुए हैं। अगर नॉर्मल विंडोज के अंदर मुझे अपने फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज करना है तो मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, फ़ॉन्ट सेटिंग में जाऊंगा, कलर चेंज कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे इंटरफेस में मुझे अगर अपना फ़ॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो मुझे टाइप करना पड़ेगा COLOR, कलर टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कलर का कोड देना पड़ेगा, उसके बाद मुझे एंटर करना पड़ेगा और मेरे फ़ॉन्ट्स का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण है, सिंपल सा उदाहरण है कि हम कमांड देकर जब काम करवाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, जब हम कोड देकर काम कराते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसका इंटरफेस कैसा होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। तो आई गेस अब आप लोगों को इन दोनों के बीच में फर्क समझ में आया होगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आसान होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस से। इसके अंदर जो चीजें यूज होती हैं वो पहले नंबर पर ग्राफिक यूज होते हैं, दूसरे नंबर पर आइकन यूज होते हैं, तीसरे नंबर पर आप क्लिक करके काम कर लेते हैं। यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है। यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है अगर आपको कोई भी काम आपके सिस्टम से करवाना है। वो आपका
एग्जाम्पल ले लीजिए, GUI का एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ले लीजिए, ठीक है। CUI का एग्जाम्पल आप लोगों का लिनक्स ले लीजिए। इसके अंदर चाहे फिर आप उबंटू ले लीजिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो नहीं पूछा जाएगा। पूछा यही जाएगा CUI की फुल फॉर्म, GUI की फुल फॉर्म। आपकी नॉलेज बेहतर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके कोशिश की है कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई आप लोगों को? भाई थर्ड जनरेशन के अंदर आ चुकी थी हमारे पास रैम। कौन पूछ रहा है? संजू चौधरी भाई। थर्ड जनरेशन में आ चुकी थी हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्लीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की क्लास दे पाओगे तो बहुत अच्छा होगा, जैसे HTML टैग्स, नंबर सिस्टम, DBMS कीज एंड फॉर्म्स, OSI मॉडल। इनकी क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। आप लोग बैच ज्वाइन कीजिए, इनरोल कीजिए। यूट्यूब के ऊपर आपकी आज की क्लास हो रही है, यूट्यूब के ऊपर आपकी अगली क्लास होगी, उसके बाद ऐप के ऊपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी भी टाइम है आपके पास दोस्तों। आप 298 रुपीज़, ज़्यादा फीस नहीं है मेरे ख्याल से। आज और कल सिर्फ 298 रुपये आपको इकट्ठा करने हैं कहीं ना कहीं से, कैसे भी करके कर लो। 298 रुपये बैच के अंदर इनरोल कर लो, रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर लो, पेपर के अंदर कंप्यूटर को फोड़ के आ जाओगे, मेरी गारंटी है भाई। कंप्यूटर से तो तुम प्यार करने लग जाओगे। इस तरीके की चीज़ें मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और इसी तरीके से हम लोग चीज़ें जो हैं वो आगे सीखने वाली हैं, ठीक है भाई। एक और बात याद रख लेना चौथी जनरेशन के बारे में, इसके अंदर हो गया ULSI भी इंट्रोड्यूस, जिसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है दोस्तों, एक IC चिप के ऊपर 1 करोड़ ट्रांजिस्टर्स लगने लग गए भाई। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक चिप के ऊपर 1 करोड़ ट्रांजिस्टर लगने लग गए। शुरुआत हुई थी एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, आज एक चिप के ऊपर 1 करोड़ ट्रांजिस्टर हम लगा सकते हैं। इतना हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। क्लास का टाइम अपना शाम को 4 बजे का रखा गया है दोस्तों। ऐप के ऊपर 4 बजे तक आप लोग अपनी दिनचर्या से, अपने काम से, अपनी पढ़ाई से फ्री हो जाते हो। शाम के टाइम 4 से 5, 4 से 5:30 हमारा टाइम रहा करेगा आपका लाइव क्लास का, ठीक है। और यूट्यूब का भी सेम ही टाइम चल रहा है हमारा, ठीक है जी। आपका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त महीने के अंदर होने की पूरी संभावना है मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारी लास्ट जनरेशन, जिसका नाम है हमारा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आने वाली जो पीढ़ी है 5th, वैसे 5G आ चुका है, एयरटेल वगैरह में आ भी चुका है। 5th जनरेशन की हम बात करें तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। छोटे छोटे कंप्यूटर्स हमें देखने को मिलते हैं, एनिमेशंस, मल्टीमीडिया देखने को हमें मिलता है, इंटरनेट का यूज़ हम करते हैं, हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करते हैं, ठीक है। बस देखने की बात हमारे पास ये है 5th जनरेशन के अंदर एक ही जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। हमारे पास जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर होता है कोर्टोना। एक सेकेंड रुकिए, ये है कोर्टोना। एक सेकेंड, अगर मुझे ओपन हो गया इसके अंदर कोर्टोना, एक सेकेंड, मतलब हम बोल के अपने कंप्यूटर से काम करवा सकते हैं। यहां पर भी अगर मैं बोलता हूं
तो बोल बोल के मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर कुछ भी टाइप कर सकता हूं। तो स्पीच रिकॉग्निशन का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, स्पीच रिकॉग्निशन का एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा था, स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं एप्पल वगैरह के मोबाइल के अंदर देखते हैं, ठीक है, मैं एप्पल का मोबाइल नहीं दिखा रहा हूं कि मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, मैं बस बता रहा हूं, ठीक है, एक सेकेंड, कि हम बोल के काम करवा सकते हैं अपने आजकल के डिवाइसेस से। हाय सीरी। तो तो देखा आपने, हम स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब होता है अपने डिवाइस से हम कुछ भी बोल के काम करवा पा रहे हैं। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, कृत्रिम। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, तर्क बुद्धि, ठीक है, सोचने की शक्ति, इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सीधा सा होता है व्हेन, जब मशीन स्टार्ट्स बिहेव्स लाइक ह्यूमन। जब मशीन इंसानों की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, उस टेक्नोलॉजी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मशीन के अंदर हम कोशिश करते हैं, इंसान कोशिश करते हैं कि वो अपने तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके मशीन के अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाए, मशीन को बोल के, इंसान की भाषा को मशीन समझ सके। रोबोटिक्स, रोबोट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, गूगल स्पीच का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, गूगल ट्रांसलेट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, स्पीच रिकॉग्निशन आप कोर्टोना ले लीजिए, विंडोज़ के अंदर होता है कोर्टोना, ठीक है। आप सिरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एलेक्सा का एग्जाम्पल ले लीजिए, सारे सारे एग्जाम्पल जो हैं ये किसके हैं दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चौथी जनरेशन के जस्ट बाद आया, तो इसके अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज इंटीग्रेशन भी इसके अंदर आ गया। करोड़ों ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप के ऊपर हमें देखने को मिले हैं। किस जनरेशन के अंदर, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर। तो ये हमारी दोस्तों 5 जनरेशन्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब आने वाली जो जनरेशन्स हैं वहां पर आपको क्या क्या मिल सकता है, आने वाली जनरेशन्स के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। बात करें नेक्स्ट जनरेशन्स की, अगर हम बात करें आने वाली जनरेशन्स की अगर हम बात करें, तो वहां पर हमें क्वांटम कंप्यूटर देखने को मिल सकता है। वहां पे हमें क्वांटम कंप्यूटर देखने को मिल सकता है, वहां पर हमें नैनो कंप्यूटर देखने को मिल सकता है। क्या क्या देखने को मिल सकता है, हमें क्वांटम कंप्यूटर देखने को मिल सकता है, नैनो कंप्यूटर देखने को मिल सकता है, डीएनए कंप्यूटर देखने को मिल सकता है, हमें केमिकल कंप्यूटर देखने को मिल सकता है, केमिकल फर्टिलाइजेशन, केमिकल वगैरह से जुड़े हुए जितने भी आपके आने वाले आविष्कार होने वाले उनके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत बिल्कुल छोटे छोटे साइज के कंप्यूटर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। डीएनए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर हमें देखने को मिल सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम करने वाले क्वांटम कंप्यूटर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आने वाली जनरेशन के अंदर हमें ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, जो हम कल की क्लास में करेंगे दोस्तों, उस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, उन कंप्यूटर सिस्टम्स को हमने क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, यानी कि वर्गीकृत किया हुआ है। किस किस माध्यम से वर्गीकृत किया हुआ है, कार्य करने की क्षमता के माध्यम से। कार्य करने की क्षमता के माध्यम से हमने कंप्यूटर्स को कैटेगराइज किया हुआ है। एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, और हाइब्रिड कंप्यूटर्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। हमने कंप्यूटर के आकार के माध्यम से हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है। हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर देखे हैं, मिनी कंप्यूटर हैं, हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर हैं, हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं, हमारे पास हमारे पास वर्क स्टेशन है। तो ये हमने हमारे कंप्यूटर्स को काम करने के आधार पर और उनके साइज के आधार पर वर्गीकृत किया हुआ है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा।
किसी भी स्टूडेंट को अगर यहाँ तक कोई भी समस्या है तो एक बार वो कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। अदरवाइज आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। और एक बार फिर आप लोगों को मैं बता दूं, बैच संघर्ष बैच के TDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए। आज और कल 298 रुपीज़ फीस है, उसके बाद ये 498 हो जाएगी। पेमेंट में इशू आने की वजह से ये फ़ीस अभी भी 2 दिन के लिए यही है, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे। डेली लाइव क्लास मिलेंगी आपको, चैप्टर वाइज थ्योरी MCQs होंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, NCERT बेस्ड कंटेंट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। तो फटाफट से बिना देर किए ज्वाइन कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।